नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली से सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बैठक की है। दिल्ली को 5 जोन में बांट दिया गया है और अब फतह करने की तैयारी है दिल्ली को। दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली सबकी है कहा जाता है। चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बसपा के युवा नेता, तेज तर्रार नेता सुजीत सम्राट जी। सुजीत सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हुई, मायावती जी ने निर्देश दिए और 5 जोन में बांट दिया गया। बताइए क्या जिम्मेदारी आपको मिली? नहीं, बिल्कुल आपकी जो न्यूज़ है वो बिल्कुल ठीक है कि बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली में आई थी 9 तारीख को। 9 तारीख को माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था। तो उस दिन बहन जी ने दिल्ली के लोगों को संबोधित किया, दिल्ली के लोगों को बताया, मिशन के विषय में बताया और फिर उसके बाद में दिल्ली की जो कमेटी है उसकी मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद में दिल्ली को 5 जोनों में बांटा गया है। 5 दिल्ली के मैन प्रभारी बनाए गए हैं, उनके पास सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया है जिससे कि आसानी से काम हो सके और दिल्ली में हम एक सरकार, अच्छी सरकार बना सकें। तो बहन जी ने किया है और बहन जी ने बहुत ही मोटिवेटेड किया सभी लोगों को, मोटिवेटेड करके लोगों को बताया है कि दिल्ली में कैसे हम सरकार बना सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार होनी चाहिए जो लोगों को न्याय दे सके, लोगों के जो काम है उनको कर सके। जो मौजूदा सरकार हैं वो केवल अपने अपने लोगों को रेवड़ी बांटने में लगी हुई हैं या फिर घोटाला करने में लगी हुई हैं। आपको क्या जिम्मेदारी मिली? देखिए, जो 5 जोन बनाया उसका एक जोन का इंचार्ज मुझे भी बनाया गया है बहन जी के आशीर्वाद के अनुसार, और लोग हैं उनको भी इंचार्ज बनाया गया है। तो 5 जोनों में दिल्ली को बांट। क्या जिम्मेदारी रहेगी आपकी? देखिए, मेरे को जिम्मेदारी ये है कि अच्छे कैंडिडेट निकाले जाएँ, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है उसको बढ़ाया जाए और लोगों को जिताया जाए। यही जिम्मेदारी होती है पार्टी में। अच्छे कैंडिडेट। अच्छा कैंडिडेट का चुनाव बसपा के नेता कैसे करते हैं, अगर मैं समझूं तो? देखिए, जो लोग समाज में काम करते हैं, जिनकी छवि अच्छी है, जो जीत सकते हैं, जो बहुजनों की बात को, गरीबों की बात को जो विधानसभा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनका काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम चुनते हैं और फिर बहन जी के साथ में उनकी मुलाकात होती है और बहन जी डिसाइड करती हैं कि किसको बनना है, किसको नहीं बनना कैंडिडेट। क्योंकि उनको बहुत लंबा अनुभव है बहन जी को पार्टी का चलाने का, सरकार चलाने का। तो बहन जी डिसाइड करती हैं कि फिर कौन सा कैंडिडेट बनेगा, उस कैंडिडेट को आगे करके फिर चुनाव लड़ाया जाता है। तो ये एक ऐसे ही वाकया गाजियाबाद में देखने को मिला था, रवि गौतम का वाकया आपको याद होगा। वो उनको भी चुना गया, फिर बहन जी से मुलाकात हुई, फिर बहन जी ने कहा भाई तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम्हारे खिलाफ केसेस हैं। तो क्या शुरुआत में ही गलती हो जाती है कभी कभी कि गलत लोगों को बहन जी तक पहुंचा दिया जाता है? देखिए, उनके केस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, पर मैं रवि गौतम जी को जानता हूँ। वो अच्छे व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, दूसरी बात लड़ाकू हैं, संघर्षशील हैं। तो मैं व्यक्तिगत उनको जानता हूँ, मगर उनके टिकट के बारे में क्या हुआ ये मेरे को मालूम नहीं है। उन्होंने, आपने देखा होगा वीडियोज़ आए थे कि भाई पैसे मांगे गए, ऐसे आरोप लगाए उन्होंने। अब आरोप कितना सही है कितना, वो तो जाँच का विषय है। नहीं, बिल्कुल जांच का विषय है। अब वो तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट ए करेक्ट पर्सन टू से एनीथिंग। तो क्योंकि मैं दिल्ली देख रहा हूँ, दिल्ली में हम अच्छे लोगों को लेके आने की प्लानिंग कर रहे हैं और दिल्ली किसी की नहीं है। दिल्ली की जो लोग हैं, जब वो बीजेपी को सरकार में लेके आ सकते हैं, कांग्रेस को सरकार में लेके आ सकते हैं, आम आदमी पार्टी को सरकार में लेके आ सकते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को क्यों नहीं? आपने सबको बार बार देखा, एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखिए आप। 2007 से लेकर 2012 तक जो उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन रहा है, उस शासन में सबको न्याय मिला है, सबको, बच्चों को 0 बैलेंस पे एडमिशन होने का काम किया है, वहाँ पर भयमुक्त सरकार चलाने का काम बहन जी ने किया है, रोड्स बनाए गए हैं, रोजगार दिया गया है, शासन, प्रशासन, अनुशासन। उस शासन को देखकर दिल्ली वाले क्या सबक लेंगे? क्योंकि पुराना मामला हो गया है, बसपा का ग्राफ भी गिर रहा है, लोगों में एक नेगेटिव छवि भी जा रही है। आप देख रहे हैं लगातार, गोदी मीडिया हो या तमाम सोशल मीडिया में भी कई ऐसे लोग आ गए हैं जो बसपा के खिलाफ खबरें चलाते हैं। देखिए, बसपा एक मिशन के आधार पर काम करती है, वो एक विचारधारा की पार्टी है। वो इस देश में संविधान को स्थापित करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है, इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित समाज बनना चाहिए, देश बदलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, वो बहुजन समाज पार्टी उस पर काम करती है। जो मनुवादी विचारधारा, जातिवादी विचारधारा के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो यहाँ पर फिर शोषण नहीं होगा लोगों का, यहाँ पर मूंछों के नाम पर फिर किसी को मारा नहीं जाएगा। आपने जाति की बात की, यहाँ पर घोड़ी पे चढ़ने, अगर कोई चढ़ना चाहता तो उसको उतारा नहीं जाएगा। इसलिए वो डरते हैं कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि न्याय देती है, गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय देती है। यहाँ पे बिल्डोजर नहीं चलाया जाएगा।
आपने जाति की बात की। अब बहन जी पर एक आरोप लग रहा है, उनके विरोधी या कहिए कि जो उन्हें पसंद नहीं करते कहते हैं कि अब जो बहन जी हैं एक जाति की नेता हो गई हैं, जाटव जाति की या दलित जाति की नेता हो गई हैं, अब वो बड़ी नेता नहीं एक जाति की नेता हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल सब जाति के नेता हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी सब जाति के नेता हो सकते हैं, राहुल गांधी सब जाति के नेता हो सकते हैं, बहन जी क्यों नहीं हो सकती हैं? बहन कुमारी मायावती ने पूरा जीवन दिया है, अपना संघर्ष किया है। संघर्ष करने के बाद बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाने का काम किया है। जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में थी तो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो या जनरल समाज के भी लोग हों, ईमानदार लोग हों, उनको भी बहन कुमारी मायावती ने मान सम्मान देने का काम किया था, उनको भी मंत्रालय देने का काम किया था। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी सबको मान सम्मान देती है, भाईचारे पर विश्वास करती है, हमारी पार्टी संविधान पर विश्वास करती है, विज्ञान पर विश्वास करती है, तर्क पर विश्वास करती है। तो ऐसी पार्टी को वो नहीं लेके आना चाहते हैं। वो जातिवादी मानसिकता वाली पार्टी जो है, जो देश में भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है, हिंदू मुसलमान करना चाहती हैं, जो नफरत फैलाना चाहती है, ऐसे लोग अपने मीडिया के माध्यम से, पैसे के माध्यम से लोगों को कन्फ्यूज करते हैं, इन्फ्लुएंस करके अपनी सरकार बनाते हैं, फिर उनका शोषण करने का काम करते हैं। केजरीवाल साहब ने क्या कहा दिल्ली के अंदर? क्या कहा? कि आप मेरे को चुनिए, मैं पूरी इंडिया को करप्शन फ्री कर दूंगा। वो तो दिल्ली को भी करप्शन फ्री नहीं कर पाए। लोकपाल का नाम लेते थे, कहाँ लोकपाल आज की डेट में? जो पार्टी करप्शन, आपको लगता है दिल्ली में केजरीवाल ही सरकार चला रहे थे? जो पार्टी सरकार बनने के बाद या सरकार बनने से पहले ही कहती थी कि हम करप्शन फ्री इंडिया करेंगे, वो दिल्ली को भी करप्शन फ्री नहीं कर पाए। तो उन्होंने जो वादे किए थे, जो कसम खाई थी, वो सब झूठे वादे थे, इसलिए झूठ बोलते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो झूठ बोलती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुजीत जी, लोगों को ठगने का काम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या मुद्दे उठाएंगे? क्या बड़े मुद्दे हैं बसपा के पास? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने जो वादे किए थे सरकार जो लोगों से, कि सबसे पहले तो जो सफाई कर्मचारी, उनसे वादा किया था कि हम तुम्हें पक्का कर देंगे, झाड़ू का निशान भी लिया था। ठीक है। आज भी उनको पक्का नहीं किया गया है, आज भी वो गटर में उतरकर उनकी मौत होने काम होता है। दूसरा सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली जो है, 70 विधानसभा दिल्ली के अंदर है, कुछ विधानसभाओं को छोड़कर ज़्यादातर विधानसभाओं में बहुत बुरा हाल है, पानी का बहुत बुरा हाल है, रोड्स का बहुत बुरा हाल है, झुग्गी झोंपड़ियों में सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। केवल ये दिखाकर, शोर मचाकर, एडवर्टाइज करके कि हमने बहुत कुछ कर दिया, एजुकेशन बहुत कुछ दिया। अरे भाई, जो एमसीडी के स्कूल हैं उनकी एजुकेशन तो बहुत ख़राब है आज की डेट में भी। सरकारी स्कूल की एजुकेशन तो बहुत ख़राब है, बच्चों को प्राइवेट पढ़ाया जा रहा है। तो आपने सब कुछ नहीं सही कर दिया है, आप झूठ बोलते हैं। केवल आपने शराब की दुकान खोलकर घोटाले किए हैं, इसलिए तुम जेल में जाने का। यानी आप बीजेपी का जो आरोप है उसे सही मान रहे हैं? नहीं, आरोप देखो, आरोप अगर है, उस पर एफआईआर हुई है, जेल में गए हैं, इनके सारे मंत्री जेल में जाने का काम किया है, तो ऐसा तो कोई नहीं चला जाता है, कुछ ना कुछ हुआ है, जब भी तो हुआ है। तो ये जो लोग हैं जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। दूसरी बात है, ये भी धर्म का काम करते हैं, वो राम की बात करते हैं तो ये हनुमान की बात करते हैं, ये कहाँ इंसानियत की बात कहाँ करते हैं। और जिस दलित मुस्लिम से इन्होंने वोट लेने का काम किया था, जब 2020 में दिल्ली के अंदर दंगा हुआ तो मुस्लिम समाज के घरों को जलाया गया। क्या केजरीवाल जी देखने गए उनको? नहीं देखने गए। शाहीन बाग में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ एनआरसी पर, क्या केजरीवाल उनकी पार्टी गई क्या? मुस्लिम समाज को अगर शोषण होता है, दलित समाज पर शोषण होता है, तो इनकी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी तो शोषण करती है, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में कोई आवाज़ नहीं उठाती है। उठाता कौन है? अम्बेडकरवादी बहुजन समाज पार्टी के लोग उठाते हैं। आप लोग कहाँ निकल रहे हैं? आप लोग कहाँ निकल रहे हैं? हम हर जगह निकलते हैं। अफसोस की बात है कि मीडिया को दिखाई नहीं देते, वो अंधे हो गए हैं। चश्मा लगा लिया उन्होंने बीजेपी का, जातिवादी चश्मा लगा रखा, तो कैसे दिखाई देंगे? अच्छा, तो जब देने की बात आती है तो केजरीवाल साहब, वोट तो हमारी चाहिए, वोट तो दलितों की चाहिए, मुसलमानों की चाहिए, ओबीसी की चाहिए। जब एमपी बनाने की बात आती है, राज्यसभा भेजने की बात आती है, तो 2 बार राज्यसभा भेजे गए हैं। पहले 3 भेजे गए, अब की बार 3 भेजे गए। ना तो किसी दलित को भेजा गया, ना मुस्लिम को भेजा गया, ना किसी ओबीसी को भेजा गया। तो जब अगर वोट की बात आएगी तो वोट हमको दे दीजिए, राजा हम तुम्हें बना देंगे, मगर हमें साझा नहीं करेंगे आप, हमें सरकार में नहीं साझा करेंगे, ना हमको आप सत्ता में साझा करेंगे। दिल्ली में आप लोग सरकार कैसे बनाएंगे? दिल्ली में सरकार बसपा क्या बनाने के लिए सक्षम है? और कैसे जातिगत समीकरण को कैसे देख रहे हैं दिल्ली में, क्या है? देखिए, सरकारें कैसे बनती हैं? सरकारें वोट से बनती हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोगों को समझा रहे हैं
कि जो मानव काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया और मानव काशीराम साहब वोटिंग के अधिकार की ताकत, बहन जी ने जो ताकत को समझाने का काम किया, उस ताकत को समझिए। वोट हमारा तो राज भी हमारा होना चाहिए, राजा भी हमारा होना चाहिए। हमारा मतलब क्या सिर्फ एससी समाज की बात? नो, बहुजन समाज और जो जनरल समाज में भी जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो संविधान प्रिय लोग हैं, जो समतावादी लोग हैं, उन लोगों को भी हम साथ लेना चाहते हैं। जो जातिवादी लोग हैं, जिनकी जातिवादी मानसिकता है, वो लोग तो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं। तो हम 85% जो लोग हैं और जनरल जाति में भी जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने बार बार सबको देख रहे हैं, एक बार बहुजन समाज पार्टी की ताकत को देखिए, बहुजन समाज पार्टी के न्याय को देखिए, बहुजन समाज पार्टी के काम करने की प्रणाली को देखिए। जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया था, दिल्ली को देश की जो राजधानी है उसको स्वर्ग बनाने का काम करेंगे हम, उसमें सबको फ्री एजुकेशन देने का काम करेंगे। अच्छा, बहन जी का गांव भी एनसीआर में ही समझिए है, जी। क्या उसका प्रभाव भी यहाँ पड़ेगा? बहन जी का प्रभाव दिल्ली में? बहन जी का प्रभाव तो पूरे देश के अंदर है, ना केवल दिल्ली में। बहन जी पूरे देश में एक न्यायप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं। हरियाणा में हार गए आप लोग, देखिए, सच्चाई है कि नहीं? चुनावों में हार जीत लगी रहती है। हरियाणा की कैसी परिस्थिति है, उनके लोगों का क्या है, हरियाणा के लोग क्या चाहते हैं, तो देखिए, हारना जीतना लोगों पर होता है, जनता जनार्दन है। एक आखिरी सवाल, जनता को जैसे हम समझाने का काम करते हैं, दूसरे लोग भी समझाने का काम करते हैं। एक आखिरी दूसरे सवाल। लोग बहकाने का काम भी करते हैं, उनको रिश्वत देने का काम भी करते हैं। तो जनता को सोचना है कि कौन सी पार्टी आपके मान सम्मान को सही रखेगी, कौन सी पार्टी आपके बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखेगी, कौन सी पार्टी इस देश में संविधान को सुरक्षित रखेगी। ये तो लोगों को सोचना है। दूसरी पार्टियों को वोट देते रहिए, अपने बच्चों के अधिकारों को लूटते देखिए। अब से बहन जी ने भी गठबंधन के हरियाणा में टूट भी गया, आगे जारी नहीं रहेगा, कड़वा अनुभव था। आगे आपको पर्सनली क्या लगता है, क्या आगे दिल्ली में जब चुनाव होगा तो गठबंधन की ज़रूरत पड़ेगी अपने दम पर ही? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन होना चाहिए। और बहन जी का जी भी ये कहना है कि गठबंधन में हमें घाटा होता है, क्योंकि हमारे जो वोट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मगर जो दूसरी पार्टी के जो वोट हैं वो जातिवादी मानसिकता के चलते हुए वो अपनी वोट को हमारी पार्टी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। ये लंबा अनुभव रहा पार्टी का भी और पार्टी के वर्करों का भी। तो इसलिए हमें गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें जनता से गठबंधन करना चाहिए, हमें समाजों से गठबंधन करना चाहिए। जब हमारा जनता से गठबंधन हो जाएगा तो हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट ज़्यादा हमारे पास में है। 85% की हम भागीदारी जो बात करते हैं, अगुवाई करते हैं, वो लेकिन इतने पार्टियां बन गई है, कहाँ 85% आपके पास में? नहीं, लोगों को समझाने में देखिए कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आपकी भागीदारी यहीं पर सुनिश्चित होगी। आप इधर उधर मत भागें। आप बीजेपी को हराने के लिए आप किसी भी पार्टी को जिता देते हैं, कहीं भी कुछ कर देते हैं, मत कीजिए। आप अपने लोगों को वोट दीजिए, अपने लोगों को ताकतवर बनाइए, अपनी पार्टी को ताकतवर बनाइए। जब आप अपनी पार्टी को ताकतवर बनाएंगे जब तो बात बन पाएगी। भाई केजरीवाल जी कहाँ के हैं? वो तो हरियाणा के, मगर हरियाणा में हरा दिया जाता है उनको और दिल्ली में जिता दिया जाता है। क्यों? हमको क्यों नहीं जिताया जाएगा दिल्ली में? तो काम करेंगे तो जिताएंगे ना। बिल्कुल काम करके मौका तो दें एक बार। भाई मौका तो दें। आपने उत्तर प्रदेश में मौका दिया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया बहन जी ने, भयमुक्त बनाने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर को जितना अच्छा बहन कुमारी मायावती ने चलाया, किसी ने नहीं चलाया। आप दिल्ली में मौका, मेरे जहन से निकल गया था जी, दिल्ली में अगर दिल्ली में आपको मौका मिला, बीएसपी को पूर्ण बहुमत से आई अगर सत्ता में, तो कई लोग ये कहते हुए देखे गए, पाए गए कि सुजीत सम्राट जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो बेकार की बात है। कौन कह रहा था? मतलब आपको मौका मिले तो आप नहीं बनेंगे? देखिए आप दिल की बात बताइए ना। बहन जी जो है, बहन जी को बीच में मत लाइए, अपनी बात करिए। बहन जी पार्टी की मुखिया हैं। ठीक है, जो भी डिसाइड करती है वो बहन जी डिसाइड करती हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं है मंत्री, मुख्यमंत्री बनने की। मेरी इच्छा अगर मौका मिले तो मेरी इच्छा है इस देश में परिवर्तन की, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए देश के अंदर। सामाजिक परिवर्तन अगर इस देश के अंदर होगा, वो लड़ाई बड़ी है। मुख्यमंत्री मंत्री बनने से ज़्यादा बड़ी। सोचिए, पोस्टर पे आपका हो चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में, तो फिर जनता तो जाहिर से आपको लोग सुनते हैं, देश भर में लोग जानते हैं। आप तो वो सवाल कर रहे हैं जो अभी ऐसा हुआ नहीं है। भविष्य में किसने क्या देखा है, तो भविष्य का ना तो आप आंसर दे सकते हैं, ना मैं आंसर दे सकता। मैं प्रभाव तो देख सकता हूँ। फिलहाल की बात कीजिए, फिलहाल की बात कीजिए। बहन जी जिसको भी खड़ा कर देंगी, जिसको भी चुन लेंगी बहन जी, वही मुख्यमंत्री बनने के लायक है। हमारे लोगों में चेहरा अभी नहीं है आपके पास? हमारे लोगों में चेहरा है कि नहीं? बहुत चेहरे हैं। बहन जी जिसको चाहे उसको बना सकती हैं। पहले विधायक तो आए, मुख्यमंत्री तो बाद में कितने आ सकते हैं विधायक? विधायक आए हमारे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक आए हमारे,
हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बनी तो बैलेंस ऑफ पावर हम बने दिल्ली के अंदर, दिल्ली में लोगों को जगाने का काम करें, दिल्ली में लोगों को बताएं कि आप लोग अपनी पार्टी को वोट दें, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं बसपा के तेज तर्रार युवा नेता सुजीत सम्राट जी। लोगों की तो राय है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा इन्हें बनाया जाए, लेकिन देखिए जो भी फैसले होंगे बड़े, वो बहन जी का रहेगा। इन्होंने भी साफ तौर से अपने आप को अलग कर लिया है। अब बड़े नेता की यही पहचान होती है, अपने आप को एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में पेश कर देते हैं, लेकिन होते हैं बड़े। यही है बड़े नेताओं की पहचान। और सुजीत जी वैसे ग्राउंड पर लगातार दिखते हैं, जब भी कोई आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, ये ज़रूर दिखते हैं मुझे। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।